हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज की वीडियो में हम 500 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। किस किस टॉपिक से ये एमसीक्यूज हैं? तो एक हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से, एफएसएस रूल्स से, रेगुलेशन से, फूड टेक पोर्शन से, फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन से, और डेयरी टेक से, और फूड बायोकेमिस्ट्री से, फूड माइक्रोबायोलॉजी से, और इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ से, और फूड केमिस्ट्री से, और फूड माइक्रोबायोलॉजी से। इन सब से क्वेश्चंस बने हुए हैं और 500 एमसीक्यूज टोटल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब कितने भी आवर्स में कंप्लीट हो, हमारा टारगेट तो 500 एमसीक्यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूड लाइसेंस जो होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है? 2 to 10 years, 1 to 6 years, 2 to 8 years, 1 to 5 years। आंसर हो जाएगा 1 to 5 years तक की वैलिडिटी होती है। आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी वैलिडिटी का लाइसेंस इशू करवाया है। ठीक है, तो 1 to 5 year तक की वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो है वो पार्लियामेंट से कब पास हुआ और उसके बाद नोटिफाई कब हुआ? देखो, एक तो डेट है कि पार्लियामेंट से पास हुआ और प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, तो कब मिला था? 23 अगस्त 2006 को मिल गया था। लेकिन उसके बाद 24 अगस्त 2006 में ये नोटिफाई हुआ और पब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग? देखो, सेंट्रल लाइसेंसिंग में कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अगर कोई स्टोरेज एरिया है, वहाँ पर किस टाइप का स्टोरेज होता है? एटमॉस्फेरिक कंट्रोल्ड स्टोरेज होता है, या फिर कोल्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है। ठीक है, लेकिन कितनी कैपेसिटी है? 1000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है स्टोरेज की। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकंड भी ऑप्शन में ये है कि स्टोरेज है, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज है, ये कंट्रोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, और इसमें भी बोल रहा है कि मोर देन 1000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक कंट्रोल्ड स्टोरेज नहीं है और 100 मैट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1000 मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, इससे अगर ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, अगर इससे कम है तो स्टेट लाइसेंस लगेगा। देखो, ये दिया हुआ है स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड कौन सा लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी अगर 1000 मैट्रिक टन से ऊपर है तो सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। वहीं पे 1000 मैट्रिक टन से कम है तो स्टेट लाइसेंस लगेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर टर्नओवर जो है वो 12 लाख पर एनम से कम है या फिर 12 लाख पर एनम है तो रजिस्ट्रेशन लगेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है। यही क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसको सेंट्रल लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा? देखो, जो हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी भी हो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, उनको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ता है। वैसे ही रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड, इस केस में भी सेंट्रल लाइसेंस लगता है। ठीक है, इम्पोर्टर्स को भी, फूड इम्पोर्टर्स को भी सेंट्रल लाइसेंस लगता है, ई कॉमर्स यूनिट को भी सेंट्रल लाइसेंस लगता है। लेकिन जो ग्रेन्स, सीरियल और पल्सेस की मिलिंग यूनिट होती है, इस मिलिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी भी हो, इनको स्टेट लाइसेंस ही लगता है। और ऊपर के जो 4 केस हैं उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी भी हो, उनको सेंट्रल लाइसेंस ही लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट ईयर वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? आंसर हो जाएगा 1947। 1947 में आईएसओ एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईएसओ इज टू,
आईएसओ का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड से रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। दूसरा बोल रहा है डेवलप वॉलेंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आप बताओ, वॉलेंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है या फिर मैंडेटरी? तो आंसर हो जाएगा वॉलेंटरी। ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि हर कंट्री इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कंट्री फॉलो करे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वॉलेंटरी है। आपका मन है तो फॉलो करो, नहीं मन है तो नहीं फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज आईएसओ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? आईएसओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएसओ की टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो 172 मेंबर कंट्रीज है। वहीं पे जब हम कोडेक्स की बात करते हैं तो उसकी टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो 188 मेंबर कंट्रीज है और वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आईएसओ की कितनी है? 172 और कोडेक्स की कितनी है? 188 मेंबर कंट्रीज और वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टोटल 189। ठीक, जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, आईपीपीसी, इज एन इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1952 में। अच्छा, जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो है ये किससे रिलेटेड है? तो एसपीएस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अब एसपीएस एग्रीमेंट क्या है? तो एसपीएस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट। ठीक है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं? तो उसका रीज़न है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और ह्यूमन की हेल्थ। ठीक है, जो एसपीएस मेजर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट की, एनिमल की और ह्यूमन की हेल्थ। और वहीं पे जब हम प्लांट की हेल्थ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आईपीपीसी होता है। ठीक है, वहीं पे जब एनिमल की हेल्थ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वो आता है। ठीक है, और जब ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं तो हम कोडेक्स की बात करते हैं। तो ये कोडेक्स से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है। ठीक है, और ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द आईडीएफ्स रोल इन रिलेशन टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? देखो, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, आईडीएफ का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है। ठीक, हाँ, तो कोडेक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का क्या रोल था? तो आंसर हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर इट्स कंसेप्शन। मतलब जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का आइडिया आया वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन से ही आया, उसके बाद ही कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बना है। और जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है वो कब बना है? तो 1903 में बना है। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगी कि कब बना इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, फाउंडेशन ईयर ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। देखो 1903 तो मैंने बता दिया है, अब वो सितंबर में हुआ है या फिर अगस्त में, जुलाई में या सितंबर में? 1905, तो ये वाला तो हम हटा देते हैं 0505 क्योंकि मैंने 03 आपको बता चुकी हूँ। तो आंसर हो जाएगा सितंबर 1903। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सैंपल ऑफ इम्पोर्टेड फूड आर्टिकल फॉर एनालिसिस? देखो यहाँ पर दो केस है, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला है और एक ऑथराइज्ड ऑफिसर वाला है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो फूड सैंपल कलेक्ट करते हैं, कहाँ से? जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडिया में जितने भी, उनसे। ठीक है, और फूड आउटलेट वगैरह हैं वहां से। अब सेकंड केस है, कोई फूड
इम्पोर्टर है जिसने दूसरी कंट्री से इंडिया में फूड इंपोर्ट किया है, तो जो पोर्ट में जो मटेरियल आता है, ठीक है, वो मटेरियल को भी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। तो इस केस में जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो ऑथराइज्ड ऑफिसर कलेक्ट करते हैं सैंपल। तो आंसर हो जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर। नेक्स्ट, what is the time frame within which the food analyst should complete the analysis of food sample and send a report of the sample received from food safety officer? फूड सेफ्टी ऑफिसर ने फूड सैंपल सेंड किए कहाँ पर? फूड एनालिस्ट को, कि आप इसकी एनालिसिस करो। तो फूड एनालिस्ट क्या करेंगे? फूड की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। तो कितने दिन में वो रिपोर्ट सेंड कर देंगे और एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा 14 डेज में। ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, एज पर रेगुलेशंस। नेक्स्ट, what is the time frame within which food analyst must send the report to the authorized officer after analyzing a food sample? देखो, फूड सैंपल को एनालिसिस करके इम्पोर्टेड फूड आर्टिकल है, ठीक है, उसका सैंपल ऑथराइज्ड ऑफिसर ने फूड एनालिस्ट को भेज दिया, ठीक। अब जो फूड एनालिस्ट हैं वो कितने टाइम में उसकी एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट सेंड करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 5 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरिंग एन अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट? फूड एनालिस्ट के अगेंस्ट अगर कोई अपील कर रहा है, ठीक है, तो किसके पास करेगा अपील? ठीक है, फूड मैन्युफैक्चरर किसके पास जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल बी अपॉइंटेड बाय। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कौन अपॉइंट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज टिपिकली एसोसिएटेड विथ माइक्रोवेव्स? ए 500 kilocycles to 850 megacycles. B 915 megacycles to 2450 megacycles. तो आंसर हो जाएगा 915 टू 2450 मेगासाइकिल्स, ठीक है, बी। नेक्स्ट, what which of the following best describes microwaves? माइक्रोवेव्स क्या है? तो माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो लोकेट करती है बिटवीन रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निसिन जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। निसिन जो है वो एंटीबैक्टीरियल है और कॉमनली यूज की जाती है प्रिजर्वेशन में। किस चीज के प्रिजर्वेशन में निसिन का यूज होता है? ए प्रोसेस्ड चीज, बी डेयरी बेस्ड डिजर्ट, सी चीज सॉस, क्रीम सॉस, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, शुगर फाउंड इन हनी। कौन सी शुगर होती है हनी में? तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड लेविलोज, बी गैलेक्टोज एंड सुक्रोज, सी लैक्टोज एंड माल्टोज। आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज एंड लेव्युलोज। नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ हनी स्पॉइलेज। हनी स्पॉइलेज जो होता है उसका मेन कॉज होता है ऑस्मोफिलिक यीस्ट। और कौन से हो गए ऑस्मोफिलिक यीस्ट? तो जाइकोसैकेरोमाइसिस मेलिस, जाइकोसैकेरोमाइसिस रिच्टेरी और जाइकोसैकेरोमाइसिस नसबॉमेरी, ठीक है। ये तीनों ही स्पॉइलेज का कॉज होते हैं हनी के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, जो हनी है उसमें 25% जो होता है मॉइस्चर होता है, 70 to 80% शुगर होती है। शुगर भी कौन सी होती है? ग्लूकोज और लेव्युलोज। उसके अलावा पीएच जो होता है हनी का 3.2 to 4.2, ठीक है। और स्पॉइलेज जो मेन स्पॉइलेज का रीजन होता है ऑस्मोफिलिक यीस्ट होते हैं और उसमें स्पेसिस हो गई जाइकोसैकेरोमाइसिस
और उसमें भी फिर वेरिएंट अलग अलग हो गए, ठीक है। और जो मोस्ट मोल्ड जो होते हैं वो हनी में ग्रो नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में ग्रो करते हैं। और कौन से ग्रो करते हैं, तो पेनिसिलियम और म्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टोरेज पोटैटोज टर्न स्वीट एट टेम्परेचर बिलो। अगर 2.2 से 4.4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर में अगर हम पोटैटोज का स्टोरेज करते हैं तो वो स्वीट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, good sauerkraut should be light colored and crisp with an acidity of about 1.7%। यहाँ पर एसिडिटी बता दी गई है कि sauerkraut की एसिडिटी 1.7% तक की होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है सॉल्ट परसेंटेज कितना होना चाहिए sauerkraut में, तो आंसर हो जाएगा 2.25 टू 2.5% तक की, ठीक है, सॉल्ट परसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर आईएसओ नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर उस नंबर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो दिया हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आईएसओ नंबर क्या है, तो आईएसओ 27001 2022 है, ठीक। वैसे ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आईएसओ नंबर क्या है, तो आईएसओ 9001 है, ठीक। वैसे ही इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, आईएसओ 14001 है। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, आईएसओ 22018 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट, फर्मेंटेड मिल्क्स इंक्लूड्स ए एसिडोफिलस मिल्क, बी केफिर, सी क्यूमिस, डी स्कायर एंड टाइट एंड ई ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। टाइट इज अ ऑप्शन ए रोपी बटर मिल्क मेड विथ अ रोपी वेराइटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और सब स्पेसीज लैक्टिस, ठीक है। बी सेमी सॉलिड फर्मेंटेड मिल्क इन विच चीफली सैक्रोमाइसिस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी एक्टिव होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेमी सॉलिड फर्मेंटेड मिल्क इन विच चीफली स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी जो है वो एक्टिव होता है। वहीं पे स्क्वायर जो है वो रोपी बटर मिल्क है मेड विथ रोपी वेराइटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फर्मेंटेड, बी अनफर्मेंटेड, सी सेमी फर्मेंटेड। देखो फर्मेंटेड जो होती है वो ब्लैक टी होती है, ठीक है, और अनफर्मेंटेड जो होती है वो ग्रीन टी होती है, और सेमी फर्मेंटेड जो होती है वो ओलोंग टी होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक। नेक्स्ट, which type of bacteria is primarily responsible for removing pulpy material in the coffee pulping process? कॉफी पल्पिंग प्रोसेस में जो पल्पी मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसीड करते हैं, तो पैक्टिनोलिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर? इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ठीक है। एस्पार्टिम, सैकरीन, सुक्रालोज और सुक्रोज। तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉर्मल शुगर है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव? क्लास 1 प्रिजर्वेटिव कौन सी नहीं है, ठीक है। पहला ग्लूकोज सिरप, दूसरा एसिटिक एसिड, थर्ड सिट्रिक एसिड, फोर्थ सॉर्बिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा सॉर्बिक एसिड, ठीक। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव नहीं है तो सॉर्बिक एसिड, बाकी सब क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है, ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल के प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट होता है
उसको बोलते हैं हेल्फिन टेस्ट। ठीक। और टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सीसमे ऑयल तो बाउंडिन टेस्ट, और टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ लिंसीड ऑयल तो हेक्साब्रोमाइड टेस्ट होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। जो प्रोटोपैक्टिन है वो रॉ फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है। ठीक। और पैक्टिनिक एसिड स्लाइटली राइपेंड फ्रूट में, थोड़े जो पके फ्रूट होते हैं उसमें पैक्टिनिक एसिड होता है। और पैक्टिन जो होता है वो ऑप्टिमम राइप फ्रूट्स में होता है। ठीक है, जो ऑप्टिमम पके हुए फ्रूट होते हैं उसमें होता है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि पैक्टिन किस टाइप के फ्रूट में पाया जाता है, तो ऑप्टिमम राइप फ्रूट में, और पैक्टिनिक एसिड स्लाइटली राइपेंड फ्रूट, और प्रोटोपैक्टिन रॉ फ्रूट में। और जो प्रोटोपैक्टिन होता है वो जेल फॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है। और पैक्टिनिक एसिड जो है वो जेल फॉर्म करता है विथ वेरी लिटिल शुगर। अगर थोड़ी भी शुगर यूज करो उसमें भी वो जेल फॉर्म कर लेता है पैक्टिनिक एसिड। और पैक्टिन जो है वो जेल फॉर्म करता है विथ एसिड एंड शुगर। इसमें अगर थोड़ी शुगर डालेंगे तो शायद जेल फॉर्म ना हो। जब हमको बहुत कम शुगर के साथ जेल फॉर्म करना होता है तब हम पैक्टिनिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब स्लाइटली राइपेंड फ्रूट यूज करेंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोपियोनेट डिक्रीजेस विथ एन। बताओ, अगर पीएच जो है वो डिक्रीज होगा तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, है ना, प्रोपियोनेट की। वहीं पे अगर पीएच इंक्रीज होते जाएगा तो प्रोपियोनेट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होते जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीजेस। अगर पीएच इंक्रीज होता है तो प्रोपियोनेट की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब बॉटुलिज्म। देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। दूसरा बोल रहा है इट इज अ फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आपको पता है जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है मतलब टॉक्सिन है, तो इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगा। तो फूड इंटॉक्सिकेशन का केस है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है ट्रेड कोड, बी बोल रहा है सेफ्टी कोड, सी बोल रहा है फूड कोड। बहुत इजी आंसर है फूड कोड। ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री डज दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम अंडर। जो एफएसएसएआई है वो किस मिनिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री में एफएसएसएआई आता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बनते हैं जो हार्ड चीज है, ठीक है, उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है 39% मैक्सिमम। ठीक। और मिनिमम फैट जो होना चाहिए वो 48% होना चाहिए ड्राई बेसिस में। वहीं पे जब हम सेमी हार्ड चीज की बात करते हैं तो उसमें 40% मिनिमम मिल्क फैट होना चाहिए। और सेमी सॉफ्ट चीज की बात करते हैं तो 45% मिनिमम मिल्क फैट होना चाहिए। और सॉफ्ट चीज में 20% मिनिमम मिल्क फैट होना चाहिए। ठीक है। और पिज्ज़ा चीज़ में मिनिमम जो मिल्क फैट होना चाहिए वो 35% होना चाहिए। मोज़रेला चीज़ में भी 35% होना चाहिए। ठीक है। और एक्स्ट्रा हार्ड चीज़ में 32% मिनिमम फैट होना चाहिए। ठीक। एक्स्ट्रा हार्ड चीज़ में मॉइस्चर कितना होता है, मैक्सिमम 36% होता है। और सेमी सॉफ्ट चीज़ में मैक्सिमम मॉइस्चर होता है 52% और सॉफ्ट चीज में 80% मॉइस्चर होता है। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिहाइड्रो फ्रीजिंग। ऑप्शन ए
drying fruit and vegetable about 50% and freezing the food to preserve. Option B, freezing food at -32 degrees to -42 degrees without drying. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पहले ड्राई करो, डिहाइड्रो, देन फ्रीजिंग। ठीक। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर हो जाएगा April 7, 1948 में। ठीक। नेक्स्ट, विच केमिकल इज रिलीज्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन? आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, वेरी लो रेस्पायरिंग। ऑप्शन बी, लो रेस्पायरिंग। ऑप्शन सी, मॉडरेटली रेस्पायरिंग। डी, हाईली रेस्पायरिंग। देखो, जो ज्यादा रेस्पायरिंग होगी वो जल्दी खराब होगी, और जल्दी खराब क्या होती है? ब्रोकली। ठीक है। और तो डी का 3 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब उसके अलावा देखो, वेरी लो रेस्पायरिंग में क्या हो जाएगा? पोटैटो और अनियन। सबको पता है सबसे ज़्यादा ये स्टोर किए जाते हैं ज़्यादा टाइम तक। लो रेस्पायरिंग में क्या हो जाएंगे? कैरेट हो जाएगी, सेलरी, और कैबेज और क्यूकम्बर हो जाएगा। और मॉडरेटली रेस्पायरिंग में क्या आ जाएगा? तो कॉलीफ्लावर और लेडीज फिंगर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। Which of the following certifications is mandatory for manufacturing and selling packaged drinking water in India? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सेलिंग करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कौन सा सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है? देखो, तो BIS का सर्टिफिकेशन मार्क लगता है ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मिल्क दिए हुए हैं और उसका SNF दिया हुआ है और मिल्क फैट दिया हुआ है मिनिमम। ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए याद रखो। बफेलो मिल्क का जो मिनिमम SNF होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, और जो मिनिमम फैट परसेंट होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। काऊ मिल्क का मिनिमम फैट परसेंट होना चाहिए 3.2%, और SNF होना चाहिए 8.3, सॉलिड नॉट फैट 8.3। गोट मिल्क में जो मिल्क फैट होगा वो 3% होगा, और SNF होगा 8%, और कैमल मिल्क का 2% मिल्क फैट मिनिमम और 6% SNF। ठीक है। और मिक्स्ड मिल्क हो गया, उसका 4.5% मिनिमम फैट होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज मिल्क का भी मिनिमम जो मिल्क फैट होना चाहिए वो 4.5% होना चाहिए, और दोनों का SNF 8.5 होना चाहिए। ठीक। वैसे ही आप फुल क्रीम मिल्क का पूछा जा सकता है, 6% मिनिमम फैट परसेंट होना चाहिए और 9% SNF होना चाहिए। ठीक है। स्किम मिल्क में नॉट मोर देन 0.5% फैट होना चाहिए, मतलब 0.5% से कम फैट होना चाहिए स्किम्ड मिल्क में, क्योंकि इससे तो फैट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। और टोन्ड में 3% और डबल टोन में 1.3% मिल्क फैट होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, विच प्रिजर्वेटिव typically used to prevent mold growth and ropes in baked good and mold inhibition in many cheese product? देखो, मोल्ड ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए जो बेक्ड गुड में यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव, वो प्रोपियोनेट्स होते हैं। अब चाहे वो कैल्शियम प्रोपियोनेट हो, चाहे वो सोडियम प्रोपियोनेट हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Next, what action can a food safety officer take if a seized article of food is determined to be unfit for human consumption? देखो, कोई आर्टिकल है, फूड आर्टिकल, जिसको फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सीज कर दिए हैं। ठीक है। तो और वो डिटोरिएट हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है। अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए और पेरिशेबल नेचर का है, तो इस केस में वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस फूड आइटम को आफ्टर गिविंग नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस देंगे और उस फूड आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट, which of the following are commonly used emulsifier in food product? ए लेसिथिन एंड अमोनियम फास्फेटाइड्स, आंसर भी यही है, लेसिथिन एंड अमोनियम फास्फेटाइड्स जो हैं वो इमल्सिफायर हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ऑप्शन ए बोल रहा है टू इशू और कैंसल लाइसेंस ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर के फूड लाइसेंस को इशू भी करते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर शैल बी अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। सी, टू प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड। देखो प्रोहिबिट भी जो है किसी आर्टिकल का जो सेल है उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। अब इसमें कोई भी फूड आर्टिकल हो सकता है और उसको किसी कितने भी टाइम तक के लिए प्रोहिबिट किया जा सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई दाल है किसी टाइप की और जो अच्छी नहीं है, ठीक है, अनसेफ है, तो उसको प्रोहिबिट कर देंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर कि उस एरिया में उस टाइप की दाल नहीं बेची जाएगी, और कितने भी टाइम के लिए वो प्रोहिबिट कर सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की, तो वो भी प्रोहिबिट करते हैं फूड आर्टिकल को, लेकिन 1 ईयर तक के लिए प्रोहिबिट करते हैं। और एक और टर्म होता है सीज करना, फूड आर्टिकल को सीज करना, तो वो कौन सीज करता है फूड आर्टिकल को? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर करते हैं। सीज करना मतलब जब्त करना। अब वो कुछ टाइम के लिए ही जब्त किया जाता है, जैसे अभी आप देखने गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो आपको दिखा कि कुछ फूड आर्टिकल अनसेफ है, तो उसको आपने उसी समय सीज कर दिया। फिर प्रोहिबिट वाला जो टर्म आएगा वो बाद में आएगा, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स? ठीक है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है फेरस आयरन पाउडर, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी टोकोफेरॉल, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर हम किस में यूज करते हैं? तो एक्टिव पैकेजिंग में यूज करते हैं, जैसे कि किसी फूड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, तो उसमें हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर का यूज करेंगे ताकि वो उस फूड के पैकेज से पूरी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आईएसओ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए बोल रहा है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी गवर्नमेंटल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आंसर हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऊपर से इंटरनेशनल है, ठीक। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इकोजा पेंटाइनोइक एसिड, ईपीए, और डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड, डीएचए, इनका सोर्स क्या है? तो ऑप्शन ए है ओलिव ऑयल, बी है वेजिटेबल सीड ऑयल, सी है फिश एंड सेलफिश। देखो ईपीए और डीएचए का जो सोर्स है वो नॉनवेज ही सोर्स है, और फिश एंड सेलफिश इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग: ए फिजिकल हैजर्ड, बी केमिकल हैजर्ड, सी बायोलॉजिकल हैजर्ड। ठीक है, तो फिजिकल हैजर्ड में क्या आ जाएगा? तो ग्लास पीस आ गया और मेटल फ्रेगमेंट हो गए फिजिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड में क्या आ जाएगा? तो पेस्टिसाइड्स हो गए और वेटरिनरी रेसिड्यूज हो गए, और बायोलॉजिकल में साल्मोनेला और इकोलाई, ठीक है, पैथोजेंस वगैरह हो गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। एफएसएस एक्ट जो है उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस हैं? तो आपको ये आंसर अभी तक रट गया होगा, 12 चैप्टर और 101 सेक्शन, तो ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट नॉट रिकमेंडेड टू यूज बेंजोइक एसिड इन लाइम जूस प्रोडक्ट? लाइम जूस में हम बेंजोइक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो आंसर हो जाएगा
बेंजोइक एसिड इंड्यूसेस ब्राउनिंग इन सच प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्राउनिंग इंड्यूस करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन घी विथ अ लोअर RM वैल्यू, ठीक है, और different butyro refractometer reading at 40 degree Celsius than the specified standard may only be sold or stored under which condition। देखो ऐसे घी को सिर्फ एपिडा सील सॉरी एगमार्क सील के बाद ही बेचा जा सकता है, ठीक है, तो उसमें एगमार्क की सील होना चाहिए। ऐसा घी जिसकी RM वैल्यू कम है, ठीक है, और ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग जो है वो डिफरेंट है स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से, ठीक है, तो एगमार्क सील लगेगी उसमें तभी बेचा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड when a food business operator believes that a food product does not comply with the regulation and they withdraw it from the market। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फूड रेगुलेशंस, बी फूड रिकॉल, सी फूड विथड्रॉल, डी फूड कंप्लायंस। आंसर हो जाएगा फूड रिकॉल। मैं आप लोगों को ये सब बता चुकी हूँ पहले और ये मैराथन है तो आप लोगों को सीधे सीधे जल्दी जल्दी आंसर सोचना है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई, आंसर हो जाएगा अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल जो है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म? देखो, ए लैक्टोबैसिलस, बी बैसिलस, सी बिफिडोबैक्टीरिया, डी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नहीं है, बाकी ये जो ऊपर के तीन हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट कन्फर्म अ हेल्थ बेनिफिट, ठीक है, confer a health benefit on the host are known as लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं तो प्रोबायोटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड फॉर डी शुगर एंड स्टेबलाइज एग प्रोडक्ट? एग प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है टेक सैंपल ऑफ फूड आर्टिकल विच अपीयर्स टू हिम टू बी इंटेंडेड फॉर सेल और टू हैव बीन सोल्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, तो सैंपल लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, बिल्कुल सही है। सीज करते हैं फूड आर्टिकल को, अभी मैंने आपको बताई थी, जो एक्ट और रेगुलेशन से कॉन्ट्रावेंशन करते हैं ऐसे सीज आर्टिकल को सीज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एंटर कर सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो ये तीनों ही पावर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट, FSSAI लाइसेंस जो है लाइसेंस नंबर 14 डिजिट का होता है। जो लाइसेंस नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किस डिजिट से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश मीन्स द मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम अ मटेरियल और आर्टिकल इनटू फूड सिम्युलेंट्स। देखो, मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, और वो फूड में चला गया तो इसको बोलते हैं ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट, ठीक। नेक्स्ट अ सबस्ट्रेट दैट इज सिलेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय होस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। होस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म किसकी बात हो रही है? प्रोबायोटिक की बात हो रही है। जो प्रोबायोटिक की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीबायोटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोबायोटिक हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये ऐसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी गट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और इनकी ग्रोथ को जो सपोर्ट करते हैं वो प्रीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो ये वही सबस्ट्रेट हैं जिसको प्रोबायोटिक यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है अ सबस्ट्रेट दैट इज सिलेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय
होस्ट माइक्रोऑर्गेनिम्स कन्फरिंग अ हेल्थ बेनिफिट टू द कंज्यूमर। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो प्रीबायोटिक कंज्यूम कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और नॉन वायबल फूड कंपोनेंट दैट confer health benefit to the consumer by modulation of gut microbiota are known as, तो प्रीबायोटिक्स। ठीक है, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी गट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, प्रोबायोटिक भी गट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन प्रीबायोटिक्स नॉन लिविंग होते हैं और प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, प्रीबायोटिक फाइबर्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ये सब प्रीबायोटिक की एग्जाम्पल हैं। और प्रोबायोटिक में लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली स्टडीड प्रीबायोटिक्स कौन कौन से हो गए? अभी मैंने बताई थी ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो प्रीबायोटिक हैं। इन्यूलिन जो है वो भी प्रीबायोटिक है। गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो भी प्रीबायोटिक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैंडेट असाइंड टू द फूड अथॉरिटी इज, ऑप्शन ए लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल ऑफ फूड, बिल्कुल सही। ये फूड अथॉरिटी का काम है कि वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाए आर्टिकल ऑफ फूड के लिए। दूसरा, फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ISAPP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इंडियन साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो ऑप्शन बी सही है, इंटरनेशनल साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। नेक्स्ट, हु इज करेंटली सर्विंग एज CEO ऑफ FSSAI, तो आंसर हो जाएगा श्री जी कमला वर्धना राव। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज करेंटली सर्विंग एज चेयरपर्सन ऑफ FSSAI, तो आ जाएगा मिस पुण्या सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements are correct with respect to INS for food additives? INS stands for इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है INS जो है उसमें वो एडिटिव्स भी इंक्लूड होते हैं जो जैकफा इवेलुएट नहीं करती है। ठीक है, हो सकता है जैकफा ने इवेलुएट ना किया हो, वो भी इंक्लूड है INS की लिस्ट में, तो ये भी सही है। जैकफा क्या है? जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। ठीक है, INS 330 जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है सिट्रिक एसिड का, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स ऑल डायटिक एंड न्यूट्रिटिव एडिटिव्स, बिल्कुल गलत। डायटिक एंड न्यूट्रिटिव एडिटिव्स जो हैं वो फूड एडिटिव्स की कैटेगरी में नहीं आते। फूड एडिटिव्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें कंटामिनेंट्स और न्यूट्रिटिव एडिटिव्स नहीं आते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट, द न्यूरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेथायरिज्म इज ए बीटा एन ऑक्सिलिल अमीनो एल एलानिन BOAA बोआ, ये जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है, रिस्पॉन्सिबल होता है लेथायरिज्म के लिए, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रिप्सिन इनहिबिटर। अच्छा, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो मोस्टली सोयाबीन में पाया जाता है और लिग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है इंटरफेयर करता है विथ डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। एंड रिड्यूस देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन को भी रिड्यूस कर देता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन इन द गट, ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जो रिलीज ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड पर्टिकुलरली मिथियोनिन इज हैम्पर्ड बाय इनहिबिटर्स, ये भी बात सही है। मिथियोनिन का जो रिलीज है उसको मेनली इनहिबिट कर देता है, ठीक है, हैम्पर कर देता है, कम कर देता है। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑटोक्लेविंग सोयाबीन एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट इनएक्टिवेट ऑलमोस्ट ऑल ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है।
ई स्टेटमेंट बोल रहा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो हीट स्टेबल होता है और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट। नहीं, मॉइस्ट हीट से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए कभी भी सोयाबीन हो गया, लीमा बीन्स हो गई और राजमा हो गए, जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं, इसको बॉईल किया जाता है, सोक किया जाता है, तो मॉइस्ट हीट मिलती है, उससे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एस्पार्टेम जो है वो इज मेड बाय कंबाइनिंग टू अमीनो एसिड्स। कौन कौन से अमीनो एसिड को मिला के एस्पार्टेम बनता है? तो एस्पार्टिक एसिड एंड फेनिल एलानिन। ठीक है। नेक्स्ट, ओलेइक एसिड जो है वो एग्जाम्पल है ओमेगा 9 फैटी एसिड का। ठीक है, ओमेगा 9। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड फाउंड इन कैबेज दैट ब्रेक्स डाउन इनटू एलाइल आइसोथायोसायानेट बाय एन एंजाइम माइरोसिनेज? तो नाम है सिंगरिन। ठीक है। नेक्स्ट, फूड अथॉरिटी जो है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 22 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, फाविज्म जो है, फेविज्म, वो अकर होता है व्हेन इंडिविजुअल हु आर डिफिशिएंट इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज कंज्यूम फावा बीन्स और ब्रॉड बीन्स। ठीक है। फाविज्म जो होता है वो फावा बीन कंज्यूम करने से होता है और पर्टिकुलरली उन लोगों को होता है जिनके जो डिफिशिएंट हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग: ए फोमिंग एजेंट, बी ग्लेजिंग एजेंट, सी ह्यूमेक्टेंट, डी बफरिंग एजेंट। जो फोमिंग एजेंट हैं वो क्या करते हैं? वो makes it possible to form a maintain uniform dispersion of a gaseous phase into liquid phase। ठीक है, लिक्विड सॉलिड फूड में। ठीक है। और ह्यूमेक्टेंट क्या करेंगे? ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बनाए रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ड्राइंग आउट। ठीक है। बफरिंग एजेंट पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाँ, एल्टर्स और कंट्रोल्स दी एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ फूड। ठीक। और उसके अलावा क्या बच गया? ग्लेजिंग, तो इम्पार्ट्स शाइनी अपीयरेंस। ठीक। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। ठीक। नेक्स्ट, डैश इज are enzymes responsible for browning of fruit and vegetables। ब्राउनिंग के लिए पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम टायरोसिनेज भी बोलते हैं और कैटेकोलेज भी बोलते हैं और फिनोलेज भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन व्हाट शुड बी मिनिमम फ्रूट जूस कंटेंट ऑफ थर्मली प्रोसेस्ड फ्रूट नेक्टर? आंसर हो जाएगा 20% मिनिमम फ्रूट जूस कंटेंट होना चाहिए नेक्टर में। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट नोटिस। फर्स्ट बोल रहा है मीन्स अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एफएसएस एक्ट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इशूड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर फेल्स टू कंप्लाई विद एन इम्प्रूवमेंट नोटिस हिज लाइसेंस मे बी सस्पेंडेड, ये भी सही बात है। ठीक है। एफबीओ शैल टेक मेजर्स विद इन अ रीजनेबल पीरियड नॉट लेस देन 14 डेज। ठीक है, 14 डेज का मिनिमम इम्प्रूवमेंट का टाइम मिलना चाहिए एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक है, एफबीओ को इतना टाइम लेना पड़ेगा। और फिफ्थ बोल रहा है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में। ठीक। नेक्स्ट, फूड एडिटिव्स डज नॉट इंक्लूड, अभी मैंने आपको बताई थी, कंटामिनेंट्स और सब्सटेंस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज। ए। ठीक, एज पर डेफिनेशंस गिवन इन फूड एक्ट। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन एंड स्टेबलाइजेस फूड प्रोडक्ट्स? आंसर हो जाएगा चिलेटिंग एजेंट्स और सिक्वेस्ट्रेंट्स।
दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु नोइंगली contravenes emergency prohibition order shall be guilty of an offense and shall be punishable with imprisonment for a term. इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है उसको कॉन्ट्रावीन करने का क्या फाइन है और क्या पनिशमेंट है? तो आंसर हो जाएगा 2 years तक का जो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन जो है वो 2 लाख रुपीज़ तक की लगेगी। अब जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है वो कौन इशू करता है? तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इशू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है वो कौन इशू करता है? तो वो कोर्ट इशू करता है। हो सकता है आगे ये क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड सेफ्टी ऑडिट। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स एडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहला ही बिल्कुल सही दिख रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, सिस्टमैटिक भी है, सब सही दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट, एगमार्क सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स। मल्टी सोर्स वेजिटेबल ऑयल के लिए सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, ये सही है। फैट स्प्रेड के लिए भी सही है, मैंडेटरी है एगमार्क सर्टिफिकेशन। और घी, जो मैं आगे बता चुकी हूँ पहले ही, घी हैज़ लेस RM वैल्यू एंड डिफरेंट रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग, इसके लिए भी एगमार्क सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट, द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड दी 22 मेंबर्स। यहाँ पर गलती से F4 वो लग गया है, इसको हटा लो। 22 मेंबर्स आउट ऑफ विच 1/3 शैल बी वीमेन होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट और ऑर्डर रिपील्ड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। यहाँ पर आ जाएगा, देखो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1992 में आया था, इसको रिपील किया गया है। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, इसको भी रिपील किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954, इसको भी रिपील किया गया है। लेकिन सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट ऑर्डर ये रिपील नहीं हुआ है, इनफैक्ट ये था ही नहीं कोई ऐसा ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिपील्ड 7 एक्ट एंड ऑर्डर्स, ठीक है। A penalty imposed under this act, if it is not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue or and the defaulter's license shall be suspended till the penalty is paid, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अनसेफ फूड जो है मीन्स आर्टिकल ऑफ फूड whose nature, substance or quality is so affected as to render it injurious to health। हाँ, अनसेफ फूड जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है। अब ये किस किस तरीके से अनसेफ हो सकता है? तो एक तो हो गया बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी इंफीरियर और चीपर सब्सटेंस, करते हैं लोग ये काम, है ना, इंफीरियर मटेरियल मिला देते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं कुछ भी। बाय एब्स्ट्रैक्शन होली और इन पार्ट, ठीक है, जैसे क्रीम निकाल लिए मिल्क से। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बाय द आर्टिकल कंसिस्टिंग होली और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी प्यूट्रिड रॉटन, इस टाइप का भी जो खराब सब्सटेंस है अगर किसी फूड में प्रेजेंट है, ठीक है, और डिसीज्ड एनिमल है, तो वो भी अनसेफ ही फूड है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन में दिया हुआ है फूड एक्ट की, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट, फूड अथॉरिटी जो है मे इस्टेब्लिश हाउ मैनी साइंटिफिक पैनल्स, कितने साइंटिफिक पैनल इस्टेब्लिश कर सकती है? तो एज मैनी साइंटिफिक पैनल एज इट कंसीडर्स नेसेसरी। नेक्स्ट, चेयरपर्सन जो हैं वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं किस एज के बाद? 65 ईयर की एज के बाद। और वहीं पे जब हम मेंबर की बात करते हैं फूड अथॉरिटी के, तो वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं किस एज के बाद? 62 ईयर की एज तक उनका ऑफिस होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, द सिलेक्शन कमिटी शैल फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच रेफरेंस इज मेड टू इट, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट,
फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है वो इंश्योर करती है क्लोज कॉपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट एजेंसी। एनफोर्समेंट एजेंसीज मतलब स्टेट फूड अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल्स। ये देखो, जो चेयरपर्सन होते हैं साइंटिफिक पैनल के और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक कमेटी में होते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में नहीं होते। ठीक है। साइंटिफिक कमिटी में साइंटिफिक पैनल्स होते हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में कौन होता है? तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, 2 मेंबर फूड इंडस्ट्री से होते हैं, 2 मेंबर एग्रीकल्चर से होते हैं, 2 मेंबर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। इस तरीके से सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनती है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेल एडवाइज फूड अथॉरिटी ऑन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। ये भी सही है। और जो सीईओ होते हैं सेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ये भी सही है। ठीक है। सीईओ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फूड अथॉरिटी सेल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमेटी विच सेल कंसिस्ट ऑफ। देखो, अभी मैंने आपको बताई थी साइंटिफिक कमेटी में कौन होता है। साइंटिफिक कमेटी में चेयरपर्सन होते हैं साइंटिफिक पैनल के और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं जो कि बिलोंग नहीं करते साइंटिफिक पैनल से। साइंटिफिक एक्सपर्ट जो 6 रहेंगे वो अलग रहेंगे, साइंटिफिक पैनल से उनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की कंपोजिशन देखते हैं। तो फूड अथॉरिटी में कौन होता है? चेयरपर्सन होते हैं, 22 मेंबर होते हैं जिसमें से 1/3 वीमेन होती है, 2 रिप्रेजेंटेटिव फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा 7 मेंबर होते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी होते हैं। उसके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, जिसमें से एक जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीदर ऑफ देम लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है। तो फिफ्थ वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, चेयरपर्सन एंड मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर सेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर एंड सेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फिर 3 ईयर के लिए फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन नंबर जो है वो क्या डिफाइन करता है? तो आयोडीन नंबर डिफाइन करता है ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक। एडल्ट्रेशन ऑफ बटर कैन बी इजीली टेस्टेड बाय। कैसे टेस्ट करेंगे एडल्ट्रेशन ऑफ बटर? तो आरएम नंबर से कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन ऑफ बटर तो हमने देख लिया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन क्या हैं? तो इसेंशियल फैटी एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर को प्रिवेंट करता है इसेंशियल फैटी एसिड। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ इकोसेनॉइड्स। ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? तो लिनोलेइक और लिनोलेनिक और एराकिडोनिक भी होता है, लेकिन लिनोलेइक और लिनोलेनिक से ही लिनोलेनिक जब हम कंज्यूम करते हैं तो एराकिडोनिक हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन लिनोलेइक और लिनोलेनिक जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन मस्ट एन आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेंट सीज्ड बी प्रेजेंटेड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम फूड एनालिस्ट। जो सीज्ड आर्टिकल है, एडल्ट्रेंट सीज्ड, एडल्ट्रेंट था कोई, उसको सीज किया गया, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कब प्रेजेंट किया जाएगा? ठीक है। रिपोर्ट मिल गई है एनालिस्ट से, फूड एनालिस्ट से, विद इन 7 डेज।
ठीक है, विद इन 7 days। एन आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेंट सीज्ड बाय एफएसओ मस्ट बी प्रेजेंटेड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम फूड एनालिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। सब स्टैंडर्ड फूड के लिए पेनल्टी क्या है? और पेनल्टी फॉर मिसब्रांडेड फूड, ठीक है, और पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। देखो, जब नेचर और क्वालिटी जो डिमांड की है उस क्वालिटी का और उस नेचर का प्रोडक्ट नहीं है फूड फूड प्रोडक्ट, तो उस केस में पेनल्टी लगती है नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। ठीक है। और उसके अलावा जो पैटी फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके केस में 25,000 रुपीज तक की ही पेनल्टी लगती है। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं पेनल्टी फॉर मिसब्रांडेड, तो 3 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगती है। और सब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगती है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है ना। नेक्स्ट, लाइटिंग रिक्वायरमेंट फॉर मीट प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, मीट प्रोसेसिंग यूनिट की लाइटिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम 540 लक्स जो है एट ऑल इंस्पेक्शन पॉइंट, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विच एंजाइम इंक्रीजेस मीट टेंडरनेस ड्यूरिंग एजिंग? तो कैथेप्सिन है। ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सीरम। देखो, कैलेमिया लिखा है मतलब पोटेशियम की बात हो रही है। ठीक है, के ए। ठीक। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन व्हाट शुड बी मिनिमम टोटल सॉल्युबल सॉलिड ऑफ फ्रूट चीज? फ्रूट चीज का टीएसएस मिनिमम क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा मिनिमम 65% होना चाहिए, नॉट लेस देन 65%। हाउ कैन दी फॉर्मेशन ऑफ फियोफाइटिन बी प्रिवेंटेड? कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कुकिंग के टाइम पे? तो कुकिंग देम विदाउट अ लिड फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू ग्रीन वेजिटेबल्स व्हेन दे आर कुक्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड में उनको कुक कर दिया जाता है तो फियोफाइटिन बन जाता है। अंडर विच सेक्शन डज द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक रूल्स? सेक्शन 94। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइपेंड सेमी हार्ड चीज? तो चेडार चीज हो जाएगा। ठीक। एज पर एफएसएस रिकॉग्निशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी रेगुलेशन, व्हाट एक्शन में द फूड अथॉरिटी टेक बिफोर डी नोटिफाइंग और डी रिकॉग्नाइज अ फूड लेबोरेटरी? डी नोटिफाई करने के पहले और डी रिकॉग्नाइज करने के पहले फूड अथॉरिटी क्या एक्शन लेगी? तो सस्पेंड कर देगी। सस्पेंड द एक्टिविटीज ऑफ लेबोरेटरी फॉर नॉट लेस देन 6 months। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ चीज इज कैमेम्बर? आंसर हो जाएगा राइपेंड सॉफ्ट चीज। नेक्स्ट, कैमेम्बर चीज जो है वो ऑब्टेन्ड होता है बाय कोएगुलेटिंग मिल्क विद कल्चर ऑफ हार्मलेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन कौन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं जो यूज किए जाते हैं? ठीक है, कल्चर के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम, केजियोकोलम एंड बैक्टीरियम लाइनेंस। नेक्स्ट, एज पर regulations dairy products and analogs, how long should sterilized milk product remain safe and microbiologically stable at room temperature? ठीक है, तो not less than 15 days in case of ultra high temperature sterilization। दूसरा ऑप्शन है not less than 30 days in case of sterilization। सी बोथ ए एंड बी, और डी नॉट लेस देन 15 days इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नॉट लेस देन 15 days इन केस ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन
और नॉट लेस देन 30 days इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट, what type of admixtures consisting of certain dairy products and other ingredients not exclusively derived from milk are excluded from definition of analog. देखो एनालॉग की डेफिनेशन से किसको एक्सक्लूड किया गया है, तो घी. घी में कोई भी टाइप का मिलावट अलाउ नहीं है. जैसे कि घी अगर मिल्क से नहीं बना है तो वो घी कहलाएगा ही नहीं. ठीक है. ये मिलावट को रोकने के लिए ये सब किया जाता है, क्योंकि घी के नाम पे फिर वेजिटेबल ऑयल भी लोग सेल कर देते हैं, ये सब होता है. ठीक है. हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल. इस चक्कर में घी में कोई भी मिक्सचर अलाउड नहीं है, और घी वही है जिससे जो मिल्क से ऑब्टेन हो. ठीक है. और उसके अलावा वही यही वाली बात है, बाकी तो सोया मिल्क अलाउ है और आलमंड मिल्क भी अलाउड है. ठीक है. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एनालॉग में नहीं आएगा. नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रेगुलेशंस पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इन्फेंट फूड प्रोडक्ट शैल बी फ्री फ्रॉम बिस्फेनॉल ए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्या नहीं है, तो इथाइल गैलेट है, प्रोपाइल गैलेट भी है, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल भी है, बीएचए भी है, और टीबी एचक्यू भी है, लेकिन कैल्शियम सिलिकेट नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आरंट प्रीबायोटिक्स. इनमें से कौन से प्रीबायोटिक नहीं है, तो योगर्ट, चीज और पिकल ये प्रीबायोटिक नहीं है, प्रोबायोटिक हैं. वहीं पे जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो ये सब प्रीबायोटिक में आते हैं. फिर पॉलीडेक्स्ट्रोज की भी बात करते हैं तो ये भी प्रीबायोटिक है. इन्युलिन भी प्रीबायोटिक है. बाकी ओलिगोसैकेराइड्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ. और शुगर एल्कोहल्स याद रखना, शुगर एल्कोहल्स जो हैं जैसे लैक्टिटॉल, सॉर्बिटॉल, माल्टिटॉल, इनोसिटॉल, ये सब भी प्रीबायोटिक में आते हैं. ठीक. नेक्स्ट, विच विटामिन इज मोस्ट टॉक्सिक इन ओवरडोज, विटामिन डी. नेक्स्ट, एफएसएसएआई established इन विच ईयर, तो 5 सितंबर 2008 को ये स्टैब्लिश हो गया था एफएसएसएआई. ठीक है. अभी हमने बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, एफएसएसएआई की, तो 5 सितंबर 2008 में इस्टेब्लिश हो गया एफएसएसएआई. ठीक है. लेकिन जो फूड एक्ट है वो ऑपरेशन में कब आया, तो 5 अगस्त 2011 से ऑपरेशन में आया पूरे इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजर्स इन मिल्क, तो आंसर हो जाएगा रुजेलिक एसिड टेस्ट. नेक्स्ट, फाउंडेशन ईयर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ का फाउंडेशन ईयर क्या है, तो 1945 में हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, तो आंसर हो जाएगा अपीडा. ठीक. नेक्स्ट, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर होता है, तो क्रोमियम. नेक्स्ट, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, आंसर हो जाएगा इरेडिएशन. एपर्टाइजेशन को कैनिंग भी बोलते हैं, और अगर इरेडिएशन स्टेरिलाइजेशन होता है तो उस केस में रेड एपर्टाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एंजाइम यूज्ड इन चिल प्रूफिंग ऑफ बियर्स, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीएजेस. तो प्रोटीएजेस में कौन आ जाएगा, ब्रोमालिन भी आ जाएगा और फिसिन भी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्कड एज कैटलिस्ट इन कॉन्सेप्शन ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन. इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज फ्यूमिगेंट्स और स्टेरिलेंट्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेलुएटिंग द हेल्थ रिस्क फ्रॉम नेचुरल टॉक्सिन्स इंक्लूडिंग माइकोटॉक्सिन्स, तो आंसर हो जाएगा जैकफा.
नेक्स्ट, लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड आर ओमेगा 6 फैटी एसिड, और लिनोलेनिक जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। व्हाट इज द नेम ऑफ एफ्लाटॉक्सिन फाउंड इन मिल्क? मिल्क में एफ्लाटॉक्सिन M1 होता है, मिल्क M1। ठीक। What is the minimum degree of polymerization for the carbohydrate polymer referred to as dietary fiber? Dietary fiber के लिए minimum degree of polymerization 3 होनी चाहिए। Next, which of the following criteria must a food meet to claimed as low fat? Low fat को के केस में फैट कंटेंट मैक्सिमम 3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉलिड और 1.5 ग्राम ऑफ फैट पर 100 ml ऑफ लिक्विड। ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमल वाटर एक्टिविटी। बैक्टीरिया में 0.91 की होती है, ईस्ट में कितनी होती है? 0.88 की होती है, मोल्ड में 0.80 की होती है, और ऑस्मोफिलिक यीस्ट में 0.60 की होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ईस्ट और मोल्ड में कंफ्यूज आती हूँ कई बार। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्लास 2 प्रिजर्वेटिव? तो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव कौन से नहीं है? तो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड नहीं है, बाकी सॉर्बिक एसिड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, नाइट्रेट्स भी है, सल्फरस एसिड भी है, बेंजोइक एसिड भी है। नेक्स्ट, पंजेंसी इन चिली ड्यू टू कैप्साइसिन। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिक्वायर्ड टू हैव न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन देयर लेबल्स? तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन स्प्रिंकलर मसाला जो इंस्टेंट कंजप्शन के लिए हो, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए हो, उसमें दिया जाना इम्पॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट, अ डाइट दैट हेल्प्स कीप ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन चेक। तो जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो और कोलेस्ट्रॉल कम हो, ऐसे फूड को कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मरिक पाउडर कॉमनली एडल्ट्रेटेड बाय, आंसर हो जाएगा लेड क्रोमेट, स्टार्च एंड येलो क्ले। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस एरियस? तो आंसर हो जाएगा एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट, ब्लैक मासेस ऑफ स्पोर्स और स्मट ऑन आउटर पील ऑफ अनियन इज ब्लैक मोल्ड रॉट कॉज्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? बटर में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? तो गुआवा में होता है। ठीक है। और प्रोटीन किस में होता है? तो टोफू में होता है। और कैरोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? तो कोलोकेसिया लीव्स में होता है। यहाँ पर ज्यादा की बात हुई है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बटर में होता है इनमें से। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर बाकी सब में कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, सिर्फ बटर में ही होता है। एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा में होता है, प्रोटीन टोफू में ज्यादा होता है, और कैरोटीन कोलोकेसिया लीव्स में ज्यादा होता है। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? तो माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब बस डिसीज ना होना हेल्दी नहीं कहलाता, जबकि मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तीनों केस सही होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रू होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो पाल्मिटोलेइक एसिड जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एराकिडोनिक जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, क्यू फीवर इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, किसके कारण? कॉक्सिला बर्नेटी के कारण होता है। नेक्स्ट, रेड्यूराइजेशन रिफर्स टू, तो रेडिएशन पास्चराइजेशन को ही रेड्यूराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन जो होता है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, रेड एपर्टाइजेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, ब्रांडी इज एन एल्कोहलिक बीवरेज मेड बाय, ब्रांडी जो है वो किससे बनती है? तो डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से बनती है। नेक्स्ट,
As per FSS regulation, medium dry wine is a wine that contains more than, मीडियम ड्राई वाइन की बात हुई है, तो 0.9 अप टू 1.5% शुगर होती है, ठीक है। व्हाट इज फर्मेंटेड मिंचिन मेड फ्रॉम, तो व्हीट ग्लूटेन से बनता है विथ स्टार्च रिमूव्ड। नेक्स्ट, what are some potential issues that can arise in cheese made from raw milk, तो gas holes in curd and off flavors। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑर्डर, तो एज पर सेक्शन 33 प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज किया जाता है बाय कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टिन कंटेनर्स वंस यूज सेल नॉट बी रीयूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड, तो बिल्कुल सही बात है, टिन कंटेनर जो एक बार यूज हो जाते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए एज पर एफएसएस रेगुलेशन, तो ट्रू है। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन मिल्क इज कंसीडर्ड लैक्टोज फ्री, लैक्टोज फ्री मिल्क में क्या कंडीशन होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा इफ इट कंटेन्स लेस देन 0.1% लैक्टोज, 0.1% से कम लैक्टोज रहेगा तो लैक्टोज फ्री मिल्क कहलाएगा। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। नेक्स्ट, if dairy unit including milk chilling unit equipped to handle process more than 50,000 liter of milk per day, ठीक है, और 2,500 metric ton of milk solid per annum, then which kind of food business license is applicable here, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल लाइसेंस। नेक्स्ट, which of the following information shall carry every package of health supplement on the label, हेल्थ सप्लीमेंट के लेबल में, पैकेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तो एक एडवाइजरी वार्निंग रहेगी नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट करके कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट इज नॉट टू बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वेराइड डाइट, ये भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स प्रिवेंट चिल हेज इन बियर, तो चिल हेज तो प्रोटीएजेस से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। When was Codex Alimentarius Commission established, तो मई 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर टी सीड ऑयल इन ओलिव ऑयल, तो फिटेल्सन टेस्ट जो होता है वो होता है, ठीक है, टी सीड ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए ओलिव ऑयल में। थैंक यू ऑल। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली जो वीडियो एडिटर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब 1 आवर से ज़्यादा का वीडियो, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी इतना ही, ठीक है। थैंक यू ऑल।